गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपको जो पहला लेसन आपका शुरू किया था शीत युद्ध का दौर, उसके जो बचे हुए कुछ पॉइंट थे, मतलब कि उस फर्स्ट लेसन का जो सेकंड पार्ट वीडियो का वो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको पहले जो पार्ट था उसमें बताया था शीत युद्ध का अर्थ, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध के लक्षण में क्या क्या दिखाई दिए उस टाइम, क्यूबा मिसाइल संकट जैसे क्या थे, इस तरीके से ये बताए थे पॉइंट। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि निशस्त्रीकरण का अर्थ तथा उद्देश्य या आवश्यकता। निशस्त्रीकरण का पहले तो अर्थ कि भाई निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है, उसके बाद उसका उद्देश्य होता है या आवश्यकता कि भाई हमें निशस्त्रीकरण अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या ज़रूरत थी। तो इन चीज़ को देखते हुए निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक या संपूर्ण मानव जाति के विनाशक जो हथियार हैं उनको समाप्त कर देना, उनको निष्क्रिय कर देना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब वो शस्त्र अस्त्र जिस तरीके से भी हों, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए जो खतरनाक साबित होते हैं, हो सकते हैं या माने जाते हैं, उनको ख़त्म करके निष्क्रिय करने का ही जो कारक है वही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अब आता है कि भाई ऐसे हमें हथियारों की ऋण की ख़त्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या ज़रूरत थी। तो उसमें जो उनके उद्देश्य हैं वो हम लेके चल रहे हैं पॉइंट। आप उसमें पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए, कि किसी भी राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऐसे जो खतरनाक हथियार थे उनको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। अगर ये हथियार ख़त्म नहीं किए जाएं तो किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व कह सकते हो कि ख़त्म किया जा सकता है, उसको उसका नामो निशान मिटाया जा सकता है। इस तरीके से सभी राष्ट्र अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण का समर्थन करना चाह रहे थे और कुछ देशों ने किया भी, कुछों ने नहीं किया। इसमें आगे वो मतभेद वाली बात थी, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र की होड़ है वो विनाश को जन्म देती है, या कह सकते हो कि मानव जाति को ख़त्म करने की या मानव जाति की समाप्ति की ओर जाती है। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का मतलब है कि जब हम हथियारों का निर्माण करते हैं तो उसमें हमारे देश का बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, और वही पैसा अगर हम देश के विकास के लिए लगाए जाएं, जो आधुनिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध, अपने देश के लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, तो उसमें वो पैसा अगर हम लगाएं तो देश का काफ़ी विकास हो सकता है और देश के विकास में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये पैसा हम विकास में नहीं लगाकर बल्कि हम हथियारों में लगा देते हैं, इससे उनका नुकसान होता है। तो आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए ये कह सकते हो हथियारों में धन निवेश न करके और अपने देश के विकास के लिए कार्य किए जाएं, उसमें आपका विकास बहुत जल्दी विकासशील देशों की लाइन से विकसित देशों की लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं, आपका आणविक संकट आता है। आणविक संकट में अगर आपको माना जाए तो कह सकते हो कि जो ऐसे हथियार आधुनिक समय में जिनको केवल निशस्त्रीकरण अपनाकर ही ख़त्म किया जा सकता है, ऐसे हथियारों को या उनके जो न्यूक्लियर हथियार वगैरह बनाए जाते हैं उनके संकट से बचने के लिए केवल निशस्त्रीकरण ही एक उपाय है। नेक्स्ट, आपसी सहयोग में भाईचारा स्थापित करने के लिए, ये भी तभी हो सकता है कि जब एक दूसरे राष्ट्र के पास में कोई इस तरीके के हथियार ना हो और एक दूसरे राष्ट्र को अपने ऊपर युद्ध या अपने ऊपर हमला करने की कोई दृष्टिकोण नज़र नहीं आ रहा हो कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई दूसरा राष्ट्र हमारे ऊपर या ये हमारे साथ धोखा कर सकता है, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है चालाकी से। तो जब हथियार ही नहीं रहेंगे तो आपसी सहयोग और भाईचारा भी स्थापित हो जाएगा, एक दूसरे से विश्वास की भावनाएं खत्म हो जाएंगी और विश्वास स्थापित हो जाएगा। अब आता है कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं, कि भाई निशस्त्रीकरण को लागू तो कर दिया जाए
लेकिन निशस्त्रीकरण लागू करने में बाधाएं क्या आती हैं, क्या बाधाएं आती, रुकावट आती हैं कि किन कारणों से निशस्त्रीकरण अपनाया नहीं जा सकता। तो वो है कि भाई निशस्त्रीकरण का मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक हथियार हैं, ये मानव जाति के अस्तित्व को ख़त्म करने के कगार पर हैं, उनको ख़त्म करना। तो पहला है आतंकवाद। आतंकवादियों के पास में आधुनिक हथियार होते हैं, और जब अगर किसी राष्ट्र के ऊपर आतंकवादी हमला होगा और वहाँ उस राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण को अपना रखा है, वहाँ उस राष्ट्र के पास में हथियार नहीं हैं, तो फिर वो आतंकवादियों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसलिए एक समस्या ये भी है कि जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक निशस्त्रीकरण को अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आतंकवादी हमला करते हैं, फिर उनका मुकाबले के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में कह सकते हो कि आतंकवाद बाधा बनी हुई है। दूसरा है कि भाई अविश्वासपूर्ण वातावरण का मतलब है कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है भाई यही है कि विश्व के विभिन्न देश हैं जो आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहे करते ही नहीं हैं। इसके परिणाम निशस्त्रीकरण को उचित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि भाई अगर कह दिया जाए सभी देशों को भाई सभी अपने अपने हथियार नष्ट करेंगे, क्या विश्वास किया जाए, और अगर किया भी जाए तो भाई उन्होंने किए कि नहीं किए, कितने किए, संपूर्ण किए कि नहीं किए। तो इस तरीके का एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर जो विश्वास नहीं है, तो वो कारण भी एक निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है कि भाई निशस्त्रीकरण लागू नहीं किया जा सकता। हो सकता है कोई राष्ट्र जैसे UN जैसे संगठन या संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस वगैरह इस तरीके के जो डिसीजन ले, चाइना वगैरह के भाई आप सभी करो, बाकी जो भी अविकसित देश या विकासशील देश हैं वो अपने कर दें और हथियार नष्ट कर दें, और ये जो चाइना जैसे या अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने हथियार नष्ट न करें, तो वहाँ फिर कह सकते हो कि अविश्वासपूर्ण की नीति हो जाएगी। एक ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका भेदभावपूर्ण नीति। भेदभावपूर्ण नीति से आता है कि भाई किस तरीके से वर्तमान जो निशस्त्रीकरण की नीति है बहुत ही सोचनीय है, कह सकते हो कि भेदभावपूर्ण है, जिसके कारण इस नीति को लागू करना बाधा आ रही है कि भाई किसी राष्ट्र के ऊपर तो दबाव बनाया जा रहा है, किसी को कुछ हथियार वगैरह के लिए न्यूक्लियर जो आधुनिक परीक्षण किए जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। तो इस तरीके से जो भेदभावपूर्ण नीति हैं UN जैसे संगठन से इनसे कि भाई जो आधुनिक हथियारों को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ राष्ट्रों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कुछ के ऊपर नहीं, जो उनके हित उनके समर्थक हैं उनसे उनका विरोध नहीं किया जा रहा, बाकी देशों का विरोध किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी भेदभावपूर्ण नीति हैं और इनको कह सकते हो निशस्त्रीकरण को लागू नहीं किया जा सकता, ये उनके मार्ग में बाधा है। नेक्स्ट आता है अनुपात की समस्या। अनुपात की समस्या में आता है कि भाई कोई भी राष्ट्र किसके पास कितनी मात्रा में हथियार है, ये असलियत या कह सकते हो ये सच्चाई कोई नहीं बताता। और अब किस अनुपात में हथियारों को नष्ट किया जाए। मान लीजिए एक सभी के पास में अलग अलग हथियार हैं, परमाणु संख्या मान लीजिए किसी राष्ट्र के पास 10 है, किसी के पास 15 है, और अगर एक आंकड़ा लेके चलें कि भाई 10 कर दिए, 10 परमाणु हथियार या कोई भी मिसाइल वगैरह सभी अपने राष्ट्र नष्ट कर देंगे, तो जिनके पास 15 है उनके पास 5 फिर भी बचे रह जाएंगे। तो ये अनुपातिक समस्या है कि भाई कितना किया जाए या कितना नहीं। और कुछ अपने हथियारों के जैसे किसी दूसरे विदेश द्वारा सही आंकड़े भी नहीं बताए जाते। मान लीजिए अगर कहा जाए कि भाई 10 ही हैं और फिर भी 5 छुपा के रख लिए जाएँ या 2 छुपा के रख लिए जाएँ, तो इस तरीके से उनका अनुपात की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण कह सकते हो कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न आ रही है, निशस्त्रीकरण को इस कारण से लागू नहीं किया जा रहा है। अब आता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ और गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल न होकर एक स्वतंत्र रहना या बिना गुट के, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था पहले वाली वीडियो में कि भाई शीत युद्ध हुआ उस टाइम लगभग विश्व 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, एक अमेरिका का गुट था और एक रूस का गुट था। इस तरह की नीति में गुट निरपेक्षता के दोनों गुटों में शामिल न होकर अपने स्वतंत्र रूप से रहना, किसी भी गुट का समर्थन न करना, किसी का भी विरोध न करना,
अलग अस्तित्व बनाना, ये गुटनिरपेक्षता कहलाता है, जो कि भारत ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपनाया था। अगर इसका और भी आसान शब्दों में कहा जाए तो वही बात आती है, किसी भी शक्ति या सैनिक गठबंधन में शामिल न होना तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गठबंधनों से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, ये आता है इसका। अब निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत आ जाता है या उद्देश्य की बात होती है, तो उसमें तक भाई किस आधार पर गुटनिरपेक्षता को अपनाया जाता है, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत या उद्देश्य क्या है कि भाई किन कारण से अपनाया गया, गुटनिरपेक्षता में के सिद्धांत में क्या क्या चीज़ शामिल की गई। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो है कि भाई जैसे गुटनिरपेक्षता देश हैं, भारत है या और भी कोई, स्वाधीनता है, प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना अपने उस क्षेत्र की, ठीक है, नस्लवाद है, साम्राज्यवाद है, रंग भेद तथा इन नीतियों का विरोध करना, जो अगर किसी साम्राज्यवाद की नीति है, रंग भेद की नीति है, अगर कोई लागू होती है तो वह किसी भी राष्ट्र में उनका विरोध करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, एक जो ये अस्त्र शस्त्र जो आपका निशस्त्रीकरण में इसमें है कि हथियारों की होड़ जो है समाप्त करना तथा निशस्त्रीकरण को विश्व से पूर्णतः लागू करने का प्रयास करना, ये लगभग कह सकते हो कि गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य सिद्धांत हैं कि भाई इस तरीके मतलब कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य जो भी किए जाते हैं वो कह सकते हो कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत ही हैं। विकासशील देशों के विकास के जो तेज करना तथा इन देशों में जो व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी है, अनपढ़ जैसी समस्याएं हैं, यथाशीघ्र उनको समस्या का समाधान या करना। तो ये तो थे आपके गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताया, फिर इनके उद्देश्य कोई गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य या सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता के क्या क्या सिद्धांत। अब नेक्स्ट आपका है भारतीय गुटनिरपेक्षता की विशेषता, कि भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता में क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या अपनाया गया है। तो इस भारत ने जो सैनिक संधियां को विरोध, जो जैसे संगठन कह लो आप, नाटो, सीटो, सेंटो, इस तरीके के जो सैनिक संगठन बनाए गए हैं, अगर भाई हम ये लगभग ऐसे ही कह सकते हो कि इसमें कई देशों के सैनिक शामिल होते हैं और उन मान लीजिए 5 देशों के सैनिक उसमें शामिल हैं, वो सैनिक संगठन बना लिया नाटो। अगर उन 5 देशों में से कोई दूसरा देश उन 5 देशों में से किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उन 5 देशों की सेना मिलकर उस देश का विरोध करती है तथा उस देश के ऊपर आक्रमण करती है। तो इस तरीके के ये सैनिक संगठन जो बनाए जाते हैं उनका भारतीय गुटनिरपेक्षता में, अपनी गुटनिरपेक्षता नीति में उन्होंने विरोध किया है। एक पंचशील सिद्धांतों में विश्वास, पंचशील सिद्धांतों में विश्वास, पंचशील सिद्धांत भारत और चाइना के बीच में 1954 में किए गए थे। पंचशील समझौता जो कहा जाता है, उसमें 5 सिद्धांत शामिल किए गए थे, जैसे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे की अखंडता बनाए रखना, इस तरीके के जो निर्णय थे, जो बाउंड्री लाइन है, जो बाउंड्री सीमा, एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करना, इस तरीके के जो 5 सिद्धांत थे वो इसमें शामिल किए गए थे। इसीलिए इनको पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता कहा जाता है। ये 5 पॉइंट भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता नीति में शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका 3rd पॉइंट आ जाता है कि राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन। राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में जो गुटनिरपेक्षता की है प्रमुख स्थान दिया। किस कारण दिया? इन नीति के द्वारा भारत ने विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो हैं स्थापित कर दिए और अपने राष्ट्र के हित की प्राप्ति का साधन कि भाई अगर 2 गुट हैं उसमें किसी का भी विरोध करते हैं, मान लीजिए किसी एक का भी समर्थन करते हैं तो दूसरा गुट ऑटोमेटिक नाराज़ हो जाता है कि भाई इन्होंने तो इसका समर्थन किया, हमारा विरोध किया। तो वहाँ हित का कहीं ना राष्ट्र का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जब आप गुटनिरपेक्षता नीति अपनाते हो, किसी भी राष्ट्र का समर्थन नहीं करते हो, विरोध नहीं करते हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति रखते हो, तो उसमें आपका राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। क्योंकि आप दोनों गुटों के देशों से, जो मान लीजिए 20 देश एक गुट में हैं, 25 देश एक गुट में हैं, या फिर विश्व का भी बांट सकते हो, तो जो भी जिस गुट में देश हैं उन सभी देशों से आप व्यापारिक संबंध बनाकर अपने देश का हित कर सकते हो, अपने देश के व्यापार को बढ़ा सकते हो, विकास कर सकते हो।
नंबर 4 आ जाता है आपका उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध कि भाई किसी भी दूसरे राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाना, उस तरीके की जो गुलाम अगर रहते हैं तो उनका विरोध करना। कहने का मतलब कि किसी भी गुलाम राष्ट्र को आज़ाद करवाने के समर्थन में भारत अपनी स्थान गुटनिरपेक्षता नीति में स्थान दिया गया है कि भाई किसी भी राष्ट्र को गुलाम नहीं रखा जाए, उनको सभी को आज़ाद कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है आपका शांतिपूर्ण नीति में विश्वास। शांतिपूर्ण नीति में विश्वास आता है कि भाई जो भारत गुटनिरपेक्षता की नीति है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और पारस्परिक विकास में विश्वास करती है। इस नीति के द्वारा भारत ने ज़्यादातर देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हैं। भारत का ज़्यादातर जो कि जैसे पाकिस्तान जैसे को छोड़कर बाकी लगभग देशों से सभी से नॉर्मल व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, किसी के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं है और कट्टरपंथी वाली नीति भी नहीं अपनाई गई है किसी से भी राष्ट्र के साथ में। तो शांति नीति में विश्वास है कि भाई किसी भी साथ किसी के ऊपर हमला नहीं करना, आक्रमण नहीं करना, शांति बनाए रखना। एक है जातिवाद और रंग भेद का विरोध कि जहाँ पर भी किसी राष्ट्र में या किसी भी नीति में जातिवाद या रंग भेद के आधार पर अगर किसी के साथ में कोई भेदभाव किया जाता है तो उन नीतियों का और उस सरकार का विरोध करना तथा उस राष्ट्र का भी विरोध करना कि भाई आपने अपने राष्ट्र में इस तरीके की जातिवाद और रंग भेद की नीति क्यों अपनाई गई है, उनका विरोध किया जाएगा। ये भारत ने ये जो पॉइंट मैंने बताए ये अपनी गुटनिरपेक्षता नीति में शामिल किए हुए हैं कि भाई भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता इस तरीके से। अब आता है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया। मैं इसके कुछ हिंट आपको दे चुका हूँ पहले भी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम कह सकते हो कि जो शीत युद्ध का दौर था, लगभग पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। तो भारत ने शुरुआत की गुटनिरपेक्षता की। अगर हो सकता है भारत गुटनिरपेक्षता न अपनाता तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाता, क्योंकि बार बार आ रहे थे वो एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे गुट में शामिल होते जा रहे थे। लेकिन भारत आज़ाद हुआ, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी गुट से कह सकते हो कि विरोध नहीं करते हुए एक अपना अलग अस्तित्व रखने की मांग की तथा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। और इसी के बाद जैसे जैसे और भी राष्ट्र आज़ाद होते गए वो भी भारत की तरह ही गुटनिरपेक्षता नीति अपनाते चले गए। वर्तमान समय में लगभग 121 राष्ट्र 120 राष्ट्र गुटनिरपेक्षता अपनाए हुए हैं वर्तमान समय में। तो ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है भारत ने अपनाई। अपने से ऊपर मैंने जो पॉइंट बताए उसमें राष्ट्रीय हित प्राप्ति वगैरह ये पॉइंट भी हैं, जबकि वैसे भी और भी बता देता हूँ आपको कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय दो गुटों में बटा हुआ था। नेतृत्व एक अमेरिका कर रहा था, एक का रूस नेतृत्व, एक गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने भाई हमने गुट का जो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया कि भाई किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। हमें किसी के कहने का मतलब कि अगर अमेरिका के गुट में शामिल होते तो अमेरिका के कहने पर या कह सकते हो कि उनके इशारे पर कार्य करना पड़ता। अगर रूस के गुट में शामिल होते तो रूस के अस्तित्व में रहना पड़ता। अपने राष्ट्र की कोई पहचान नहीं दे पाते। जैसे सोवियत संघ रूस कहा जाता है, उसमें लगभग 15 राष्ट्र उसके साथ शामिल थे, लेकिन उन 15 राष्ट्रों के नाम ज़्यादातर किसी को नहीं पता होता कि कौन कौन से थे। अगर वो स्वतंत्र रहते, अपना अस्तित्व अलग बनाए रखते तो जो छोटे छोटे राष्ट्र भी हैं, इजराइल हैं, ईरान है, कोई सा भी हैं, मान लीजिए म्यांमार हैं, कोई भी राष्ट्र छोटा, इटली वगैरह कोई भी, तो वो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। लेकिन अगर उस तरीके के किसी भी गुट में शामिल होते तो अपना भारत अपना अस्तित्व ही ख़त्म कर देता। तो इस तरीके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एक दूसरा तक भी किसी के दबाव में कार्य करने के लिए नहीं, अपने स्वतंत्र रूप से अपने देश के स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। और जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। शांतिपूर्ण विचार थे और अपने विशिष्ट भौगोलिक आकृति के कारण भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया कि भाई बाउंड्री लाइन ऐसी थी, हिमालय पर्वत वगैरह
आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में कि किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती थी उधर, तो पर्वत वगैरह के या समुद्री मार्ग से, क्योंकि बाकी क्षेत्र से एक साइड में भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय माला है, दूसरा उधर जम्मू साइड में जब था तो भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पाकिस्तान और वो था तो समुद्री क्षेत्र लगा हुआ था। साउथ का जो क्षेत्र है वो भी आपका पूरा का पूरा समुद्री क्षेत्र है, तो किसी भी राष्ट्र के साथ में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती थी, किसी भी गुट में कह सकते हो कि आप अच्छे तरीके से शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए भी उन्होंने गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया। और एक आध पॉइंट इसमें जैसे आप ऐड कर सकते हो कि अपने आर्थिक विकास करना, वो मैंने बता ही दिया है पहले आपको कि भाई दोनों शक्तियों से या दोनों गुटों से अपना आर्थिक लाभ कमाना चाहता था। अब नेक्स्ट का आ जाता है पॉइंट आपका कि भाई नियो का अर्थ, नियो क्या था। नियो एक ऐसा संगठन था कह सकते हो कि जो विकासशील या अविकसित राष्ट्रों द्वारा बनाया गया उन द्वारा मांग की गई कि भाई जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनके द्वारा भाई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समानता एवं आय के साधनों का समान बंटवारा हो, जो इनकम सोर्स वाले साधन हैं उनका समान बंटवारा हो, जो विकासशील और विकसित देशों के जो बीच की गहरी खाई अधिक गहरी होती जा रही है, जो अंतर उनका बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र हैं वो दोबारा से या पुनः जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नियो की मांग के भी यही कारण थे। नियो की मांग के आ जाते हैं भाई नियो की मांग के क्या कारण थे, भैया उन्होंने ऐसी मांग क्यों की, तो वही कारण है कि अमीर गरीब देशों में जो बढ़ता अंतर था, विकसित देशों द्वारा पुनः उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना। उपनिवेशवाद का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी दूसरे राष्ट्र पर, मान लीजिए भारत पर जैसे ब्रिटेन के लोगों का प्रभाव था, उन्होंने गुलाम बना रखा था, तो वहाँ भारत जब उपनिवेशवाद लागू था, दूसरे राष्ट्र के लोग किसी दूसरे राष्ट्र पर शासन करते हैं तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो नियो में कह सकते हो कि समानता, जो विकासशील देश और विकसित देश हैं उनके जो इनकम सोर्स हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उनको समान बंटवारे की मांग कर रहे थे कि भाई सभी का अस्तित्व बराबर होना चाहिए, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें सभी का योगदान बराबर होना चाहिए। धन्यवाद। तो पहली वीडियो मैंने इसीलिए थोड़ी 2 पार्टों में लेसन किया कि लेसन काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनके 2 पार्ट बनाए। और अपनी बुक बेटा परचेज कर लें, और जो लेसन मैं यहाँ समझाता हूँ एक बार घर पे भी आप रीडिंग करें, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं वो आपके राइट डाउन कर लें, तो उसके बाद आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। और फिर भी किसी कठिन मीनिंग का कह सकते हो कि नहीं आता है, हार्ड मीनिंग होता है, उसका मीनिंग आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।